हेलो डियर एस्पिरेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग कानूनों का निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यह इस टॉपिक का 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने कानून के निर्वचन की 4 वीडियो डाल दिया है। आप लोग इस चैनल से जुड़कर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर एबी जुडिशरी जोन चैनल सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं इसकी PDF डाल दूँगी। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 175 तक हो गया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में 176 से देखना है। आइए पढ़ लेते हैं। विशेष अधिनियम और साधारण अधिनियम में विरोधाभास या विसंगति होने पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, विशेष अधिनियम साधारण अधिनियम पर अधिभावी प्रभाव रखता है। ऑप्शन 2, जहां एक विशेष अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो एक पूर्ववर्ती साधारण अधिनियम की विसंगति में है, वहां उस साधारण अधिनियम के प्रावधानों को उस उत्तरवर्ती विशिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के समक्ष झुकना चाहिए। ऑप्शन 3, विशेष उपबंधों और सामान्य उपबंधों में विसंगतियां या विरोधाभास हो तो विशेष उपबंध सामान्य उपबंधों को निरस्त कर देते हैं। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 177, भारतीय दंड संहिता 1860 में दुराशय यानी कि मेंस रिया को आवश्यक महत्व देते हुए विभिन्न अपराधों को परिभाषित करते समय विधिक प्रावधानों की भाषा में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, जानबूझकर या स्वेच्छापूर्वक। ऑप्शन 2, बेईमानी पूर्वक या फिर कपटपूर्वक या साशय। ऑप्शन 3, उतावला या लापरवाही द्वारा। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 178, उच्चतम न्यायालय ने कौन से समादेश रूलिंग में यह प्रतिपादित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 का अर्थान्वयन करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसे एकाकीपन में नहीं पढ़ा जाए, उपबंधों को सम्मिलित करने का उद्देश्य पूर्ण हो, अर्थ और प्रयोजन को पूरा करने के लिए समन्वयपूर्ण रूप से पढ़ा जाए और इसे प्रभावी बनाया जाए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, राज बजरंग बहादुर सिंह बनाम ठाकुरायन भक्तराज। ऑप्शन 2, राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम गुजरात राज्य। ऑप्शन 3, TMA फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। एंड ऑप्शन 4, असम राज्य बनाम P वडुआ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, TMA फाउंडेशन वर्सेज कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर 179, न्यायालय को संविधियों में कमियों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है। कासस ओमिसस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1, न्यायिक निर्वचन के माध्यम से संविधि की कमियों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। ऑप्शन 2, न्यायालय संविधि के निर्वचन में उसका अर्थान्वयन तो कर सकते हैं परंतु निर्वचन से विधि की रचना नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 3, न्यायालय तार्किक निर्वचन की आड़ लेकर संविधि की कमी की पूर्ति का अधिकार नहीं रखते हैं। ऑप्शन 4, न्यायालय को संविधि के किसी भी उपबंध का जोड़ तोड़ करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन 5, उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, उद्देश्य के संदर्भ में संविधियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, संहिताकारी, समेकनकारी, घोषणात्मक एवं समर्थनकारी। ऑप्शन 2, उपचारी, अशक्तकारी, दांडिक एवं कर विधि। ऑप्शन 3, संशोधनकारी, व्याख्यात्मक, विधिमान्यकारी, निरसनकारी विधि। एंड ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पे भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 181, कर विधि के अर्थान्वयन के समय यदि संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसका लाभ किसको दिया जाएगा। ऑप्शन 1, करदाता और जनता को। ऑप्शन 2, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार को। ऑप्शन 3, आयकर विभाग को। एंड ऑप्शन 4, लोक अभियोजक को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, करदाता और जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, दांडिक विधि का अर्थान्वयन करते समय किस बात को दृष्टिगत नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, अस्पष्ट प्रावधान के अभाव में अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 2, अपराध तभी गठित होता है जब उसके कृत्य या लोप में अभियुक्त का आपराधिक आशय होता है। ऑप्शन 3, दांडिक विधि परिस्थितियों के अनुसार भूतलक्षी हो सकती है और भविष्यलक्षी भी हो सकती है। एंड ऑप्शन 4, दांडिक विधि सुनिश्चित होती है जिसका अर्थान्वयन कठोरता से किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दांडिक विधि परिस्थितियों के अनुसार भूतलक्षी हो सकती है और भविष्यलक्षी भी हो सकती है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 183, निर्वचन के स्वर्णिम नियम को प्रयुक्त किया जाता है ताकि ऑप्शन 1, संविधि के अवांछित परिणाम को रोका जा सके। ऑप्शन 2, संविधि का परिणाम संतुलित, विवेकी, न्यायसंगत और युक्तियुक्त हो सके। ऑप्शन 3,
संविधि के वास्तविक अभिप्राय एवं निर्वचन के परिणाम और प्रभाव को अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184। संविधान प्रवृत्त होने से पूर्व की एवं पश्चात की सभी विधियां जो संविधान के मूल अधिकारों से विपरीत या असंगत थी या हैं, वे सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी के सूत्र के आधार पर न्यायालयों द्वारा कौन सा सिद्धांत स्थापित किया गया है? ऑप्शन 1 सार और मर्म का सिद्धांत, ऑप्शन 2 आभासी विधान का सिद्धांत, ऑप्शन 3 ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, ऑप्शन 4 पृथक्करण का सिद्धांत एंड ऑप्शन 5 दखलकृत क्षेत्र का सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 185। भविष्यलक्षी प्रत्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 एक निर्णय द्वारा दूसरे निर्णय को भविष्य से निष्प्रभावी किया जाना भविष्यलक्षी प्रत्यादेश कहा जाता है। ऑप्शन 2 एक निर्णय द्वारा दूसरे निर्णय को भविष्य से प्रभावी या लागू किया जाना भविष्यलक्षी प्रत्यादेश कहा जाता है। ऑप्शन 3 उच्चतम न्यायालय द्वारा आईसी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट में भविष्यलक्षी प्रत्यादेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मूल अधिकारों को संशोधित करने में संसद सक्षम नहीं है। ऑप्शन 4 यदि यह सिद्धांत केवल भविष्य से प्रवृत्त होगा, इसका बुतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक निर्णय द्वारा दूसरे निर्णय को भविष्य से प्रभावी या लागू किया जाना भविष्यलक्षी प्रत्यादेश कहा जाता है। यह कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सत्य है। अगला पढ़ लेते हैं 186। संविधियों के निर्वचन संबंधी कौन सी उपधारणा नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 संविधियों की वैधानिकता की उपधारणा एवं संविधियों के शब्दों भाषा के सामान्य अर्थान्वयन करने बाबत उपधारणा। ऑप्शन 2 विधि विहित अधिकारों की सुरक्षा बाबत उपधारणा। ऑप्शन 3 विधि के निरसन या निलंबन बाबत उपधारणा। ऑप्शन 4 विधि के परिवर्तन संशोधन बाबत उपधारणा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विधि के निरसन या निलंबन बाबत उपधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 187। आप जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते के सूत्र के आधार पर न्यायालयों द्वारा कौन सा सिद्धांत स्थापित किया गया है? ऑप्शन 1 सार और मर्म का सिद्धांत, ऑप्शन 2 आभासी विधान का सिद्धांत, ऑप्शन 3 ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत एंड ऑप्शन 4 पृथक्करण का सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आभासी विधान का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। यह कौन से विधिवेत्ता का उदाहरण है कि संहिताकारी कानून का तात्पर्य किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण कानून की विस्तार पूर्वक अभिव्यक्ति करना होता है, जिसमें पूर्ववर्ती सभी विधिक प्रावधानों एवं विषयों से संबंधित सामान्य कानून के नियमों को सम्मिलित करने का प्रयास प्ररूपकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 मैक्सवेल, ऑप्शन 2 सामंड, ऑप्शन 3 ब्लैकस्टोन एंड ऑप्शन 4 बेंथम। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। अधिकारिता से संबंधित कौन सी प्रमुख उपधारणाएं हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 कानून के राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन के विरुद्ध उपधारणा, ऑप्शन 2 कानून द्वारा राज्य को प्रभावित करने के विरुद्ध उपधारणा, ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन के विरुद्ध उपधारणा, ऑप्शन 4 न्यायालय की स्थापित अधिकारिता को वंचित करने, नई अधिकारिता की सृष्टि करने एवं विद्यमान अधिकारिता का विस्तार करने के विरुद्ध उपधारणा, ऑप्शन 5 उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 190। यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से विधायिका के आशय को विफल किए बिना पृथक किया जा सकता है तो केवल उसी भाग को पृथक किया जाएगा जो असंवैधानिक है, जबकि अधिनियम का शेष भाग संवैधानिक बना रहेगा। के सूत्र के आधार पर न्यायालयों द्वारा कौन सा सिद्धांत स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 सार और मर्म का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ऑप्शन 2 आभासी विधान का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ऑप्शन 3 ग्रहण का आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ऑप्शन 4 पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पृथक्करण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 191। नवीन विधि का प्रभाव भविष्यलक्षी होना चाहिए, कौन से सूत्र पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नोवा कॉन्स्टिट्यूशियो फ्यूचरिस फॉर्मेट इम्पोनेरे डेबिट नॉन प्रायरिटी राइट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 192। यदि विधि अधिनियमित करने वाली विधायिका के कार्यक्षेत्र में विधि का मर्म आता है तो इस आधार पर ही विधि को शून्य अथवा अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि वह दूसरी विधायिका के क्षेत्र को भी स्पर्श कर रहा है जो अधिनियम करने वाली विधायिका के क्षेत्र के बाहर है। के सूत्र के आधार पर न्यायालयों द्वारा कौन सा सिद्धांत स्थापित किया गया है? ऑप्शन 1 सार और मर्म का सिद्धांत, ऑप्शन 2 आभासी विधान का सिद्धांत, ऑप्शन 3 ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत एंड ऑप्शन 4 पृथक्करण का सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सार और मर्म का सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, संविधियों के निर्वचन के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 1, वह रीति जिसके द्वारा न्यायालय किसी कानून के शब्दों या उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन 2, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा न्यायालय द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का पता लगाया जाता है। ऑप्शन 3, वह पाठ्यक्रम जिसमें कानूनों को निर्मित करने की रीति बताई जाती है। एंड ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वह रीति जिसके द्वारा न्यायालय किसी कानून या शब्दों या उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, अर्थान्वयन साहचर्य ज्ञायते का सूत्र किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन 1, सामंजस्यपूर्ण या समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन नियम। ऑप्शन 2, शाब्दिक अर्थान्वयन नियम। ऑप्शन 3, दृष्टि नियम। एंड ऑप्शन 4, सरणी नियम। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शाब्दिक अर्थान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 195, दांडिक विधि के कठोर निर्वचन के आधार है। ऑप्शन 1, जब तक कानून की भाषा अस्पष्टतः अमूक कार्य या लोप को अपराध के रूप में अभिव्यक्त नहीं करती तब तक वह कार्य या लोप अपराध नहीं माना जाएगा एवं न ही अभियुक्त को दंडित किया जाएगा। ऑप्शन 2, अपराध के लिए प्रयुक्त शब्दों में कोई संदिग्धता हो तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा। ऑप्शन 3, 1 व 2। ऑप्शन 4, न तो 1 व न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 196, क्या किसी संविधि के उद्देश्यों और कारणों का कथन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन संविधि के उपबंधों का निर्वचन करने में सहायक सिद्ध हो सकता है? ऑप्शन 1, सामान्यतः नहीं। ऑप्शन 2, लेकिन विधायिका का वास्तविक उद्देश्य ज्ञात करना समीचीन हो तो निर्वचन हेतु सहायक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 3, 1 व 2। ऑप्शन 4, न तो 1 व न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, निर्वचन के बाहरी सहयोगी कौन होते हैं? ऑप्शन 1, संविधि के भीतर की विषय वस्तु। ऑप्शन 2, संविधि के शरीर से परे अन्य सहायक। ऑप्शन 3, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का निजी सहायक। ऑप्शन 4, न्यायालय का पीठासीन अधिकारी एवं अधिवक्ता। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संविधि के शरीर से परे अन्य सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, मोटे तौर पर निर्वचन कितने प्रकार के किए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, शाब्दिक या व्याकरण मूलक निर्वचन। ऑप्शन 2, तार्किक निर्वचन। ऑप्शन 3, विवेकाधीन निर्वचन। एंड ऑप्शन 4, बुद्धिमानी द्वारा किया गया निर्वचन। एंड ऑप्शन 5, 1 व 2 दोनों। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, 1 व 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 199, सशर्त विधान किसे कहते हैं? ऑप्शन 1, विधायिका द्वारा संविधियों को प्रवृत्त किए जाने के समय को निर्धारित करने का अधिकार कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन 2, विधायिका द्वारा संविधियों का प्रवृत्त किया जाने के स्थान को निर्धारित करने का अधिकार कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन 3, ऐसी संविधियों की आवश्यकता समाप्त हो जाने के पश्चात इनको वापस ले लिया जाता है। एंड ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 200, विधियों का समेकन किसे कहते हैं? ऑप्शन 1, ऐसा विधिक उपबंध जो किसी उपबंध के सामान्य या विनिर्दिष्ट संदेह या शंका का निवारण करता है। ऑप्शन 2, ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण विधिक प्रावधानों की विस्तार पूर्वक अभिव्यक्ति करती है। ऑप्शन 3, ऐसी विधि जो किसी विधि के विद्यमान उपबंधों को परिवर्तित, उपांतरित, प्रतिस्थापित, जोड़ने, घटाने, हटाने या लोपित करने का प्रभाव रखती है। ऑप्शन 4, ऐसी विधि जिसमें किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण विधिक उपबंधों को एक स्थान पर एक संविधि से एकत्रित किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऐसी विधि जिसमें किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर संपूर्ण विधिक उपबंधों को एक स्थान पर एक संविधि में एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 201, क्या न्यायालय द्वारा किसी संविधि या उसके उपबंध को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन 1, जी हाँ। ऑप्शन 2, जी नहीं। ऑप्शन 3, न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। ऑप्शन 4, प्रकरण की परिस्थितियों व तथ्यों पर निर्भर है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं। ऑप्शन 1, जो सामान्य विधि के अधीन अधिकार प्राप्त है उनको निःशर्तकारी विधि प्रतिबंधित या समाप्त करती है। ऑप्शन 2, सामान्यतः नई संविधि को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाता है। ऑप्शन 3, जिस विधि को अध्यारोही प्रभाव ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है वह उन विधियों या विधिक उपबंधों पर अभिधात्री रहेंगी जिन पर उसे अध्यारोही बनाया गया है। ऑप्शन 4, दो असंगत संविधियों या उपबंधों का अर्थान्वयन करते समय उत्तरवर्ती संविधियां या उपबंध द्वारा पूर्ववर्ती का निरसन होना माना जाए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सामान्यतः नई संविधियों को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाता है। यह कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 203,
संविधान की उद्देशिका संविधान के अभिन्न अंग के रूप में। ऑप्शन 1 संशोधनीय नहीं है। ऑप्शन 2 संशोधनीय है। ऑप्शन 3 अर्थान्वयन की दृष्टि से महत्वहीन है। ऑप्शन 4 संविधान की नियंत्रक है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संशोधनीय है, यानी कि अमेंडमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 204। न्यायालय को संविधियों में कमियों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काजस ओमिसस। क्वेश्चन नंबर 205 दैट इज संविधान में प्रयुक्त शब्द संशोधन का निर्वचन करते समय किस बात को दृष्टिगत नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन 1 संविधान के अंदर ही इसके संशोधन का अर्थान्वयन ढूंढना चाहिए। ऑप्शन 2 इसके संशोधन का अर्थान्वयन शब्दकोशों आदि बाहरी स्रोतों में ढूंढना चाहिए, क्योंकि संविधान का उपयोग सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को मूर्त रूप देने के लिए व इनमें आए परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका प्रयोग केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 206। निम्नलिखित उपधारणाओं में से संविधियों के निर्वचन से संबंधित उपधारणाएं कौन सी हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 विधायिका द्वारा त्रुटि या कमी नहीं रखने की उपधारणा। ऑप्शन 2 विधायिका द्वारा शब्दों का दुरुपयोग नहीं करने की उपधारणा एवं विधायिका द्वारा न्यायोचित कार्य करने की उपधारणा। ऑप्शन 3 विधायिका को विधियों, नियमों, विधिक सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों का ज्ञान होने की उपधारणा। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 207। सजातीय अर्थान्वयन का अर्थ उसी प्रकार होता है कि अभिव्यक्ति कौन से सूत्र पर आधारित है? ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एजुस्टम जेनरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 208। सर्वोपरि खंड नॉन ऑब्स्टेंस क्लास उपबंधित करने का प्रयोजन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 यह उपबंध अन्य किसी उपबंध पर अभिभावी होगा और अन्य उपबंध को परिणाम नहीं निकाल सकेगा। ऑप्शन 2 जब सर्वोपरि खंड एवं अन्य उपबंधों के मध्य विरोध अथवा असंगति हो तो सर्वोपरि खंड अन्य उपबंधों पर अभिभावी रहेगा। ऑप्शन 3 1 व 2। ऑप्शन 4 न तो 1 व न ही 2। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209। नैसर्गिक न्याय के नियमों में से एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का अवसर दो। इस नियम का अपवाद कौन सा है? पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 जो मामले कार्यपालिका या प्रशासनिक आदेश की प्रकृति के होते हैं उनमें सुनवाई के नियम की अनुपालना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले न्यायिक प्रकृति के नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन 2 जिन कतिपय मामलों में प्रशासनिक प्राधिकारियों को विशेष विवेकाधिकार प्रदत्त किए गए हैं। ऑप्शन 3 वे मामले जिनकी विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उनमें तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4 वे मामले जिनमें सूचना को प्रकट करना लोकहित के प्रतिकूल हो। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वे मामले जिनकी विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसमें तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता होती है। यह एक्सेप्शन है इस नियम का नैसर्गिक न्याय के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 210। प्रारूप में प्रकाशन कराना अनिवार्य है। ऑप्शन 1 हरला बनाम राजस्थान राज्य, श्रीनिवासन बनाम कर्नाटक राज्य। ऑप्शन 2 भोपाल नगर पालिका बनाम एम हसन। ऑप्शन 3 सुंदर जस कन्हैयालाल बनाम कलेक्टर ठाणे। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरला बनाम राजस्थान राज्य। क्वेश्चन नंबर 211। निम्नलिखित समादेशों में से किसमें यह अभिनिर्णित किया गया है कि जो प्रत्यायोजित विधान शक्ति के बाहर है उसे संबंधित विधानमंडल के पटल पर रख देने मात्र से विधिमान्य नहीं बन जाता है? ऑप्शन 1 बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ। ऑप्शन 2 श्री विजयलक्ष्मी राइस मिल्स वर्सेस आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3 इनरी दिल्ली लाज मामला। ऑप्शन 4 सम्राट बनाम बनवारी लाल शर्मा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्री विजयलक्ष्मी राइस मिल्स वर्सेज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212। निम्नलिखित अधिनियमों में कौन सा उपचारी विधि की परिधि में आता है? ऑप्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ऑप्शन 2 भारतीय दंड संहिता 1860। ऑप्शन 3 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एंड ऑप्शन 4 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय दंड संहिता 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213। रिश्ती के नियम का प्रतिपादन कौन से मामले में हुआ है? ऑप्शन 1 हिक बनाम रेमंड व रैंड। ऑप्शन 2 हैडन का मामला। ऑप्शन 3 हिल बनाम विलियम्स हिल्स। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हैडन का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214। यदि कोई संविधि जिसका उद्देश्य किसी वर्ग
के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है में कोई प्रावधान अस्पष्ट है या उसके दो अर्थ निकलते हैं, तो जिनमें से एक उस हित का रक्षक हो और दूसरा नाशक हो, तो वह अर्थ मान्य होगा जो हित की रक्षा करे। हितप्रद निर्वचन के बारे में ये विचार किसके द्वारा व्यक्त किए गए हैं? ऑप्शन 1 सामंड, ऑप्शन 2 ब्लैकस्टोन, ऑप्शन 3 मैक्सवेल एंड ऑप्शन 4 ग्राह पार्कर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 215। कार्यों की कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है। ऑप्शन 1 बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ, ऑप्शन 2 श्री विजय लक्ष्मी राइस मिल्स बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 इनरी दिल्ली लाज मामला एंड ऑप्शन 4 सम्राट बनाम बनवारी लाल शर्मा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इनरी दिल्ली लाज मामला में यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 216। संविधान में उपबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 चूंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है, उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। ऑप्शन 2 हालांकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3 चूंकि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, अतः इन्हें संविधान के अन्य तत्वों के साथ पढ़ना चाहिए। ऑप्शन 4 मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच समरसता एवं संतुलन रखा जाने की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चूंकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। यह कथन असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 217। सार और मर्म यानी कि तत्व, पिथ एंड सबस्टेंस के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर 1 जब कोई संविधि सारतः संविधान से प्रदत्त विधायिका की शक्तियों के अंतर्गत है, जिसे उसे अधिनियमित किया गया है, तब उसे केवल इस वजह से अविधिमान्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने संविधान से प्रदत्त किसी अन्य विधायिका के क्षेत्र को भी आनुषंगिक तौर पर स्पर्श कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 218। लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है और उसकी सवारी करना खतरनाक है, किसने कहा था? ऑप्शन 1 लॉर्ड मैकनाटन, ऑप्शन 2 न्यायाधीश बर्रो, ऑप्शन 3 मुख्य न्यायाधीश ब्यामोंट ने, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 न्यायाधीश बर्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 219। निर्वचन की कला एक उद्देश्य को दर्शाने की कला है, किसने कहा था? ऑप्शन 1 सामंड, ऑप्शन 2 कीटन, ऑप्शन 3 एलन एंड ऑप्शन 4 फ्रांसीसी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एलन। अब यहाँ पर मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट यानी कि कानून के निर्वचन के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। आप लोग एग्जाम तक बार बार रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।